हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को जो LDCE का पेपर हुआ है TGT और PGT का, उससे के लिटरेचर के क्वेश्चन से काफ़ी जो है कहा गया कि मैम लिटरेचर के क्वेश्चंस जो है आप करवा दीजिए। तो TGT के क्वेश्चंस तो बस मैं क्या ही कहूँ। और अगर आप लोगों ने NCERT की किताबें जो हैं वो पढ़ी हैं तो आप इन क्वेश्चंस को तो बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। और अगर PGT का पैटर्न जो है TGT में भी आ गया तो भाई फिर डीप नॉलेज की ज़रूरत है। खैर, मैं इन क्वेश्चंस को करा रही हूँ। मतलब 4 क्वेश्चंस मुझे भी नहीं समझ में आ रहे। वो आप ये मत सोचिएगा कि समझ में नहीं आ रहे तो बहुत डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली उसमें चैप्टर का नाम वाम कुछ नहीं दे रखा। इसमें इन्होंने पेपर बनाते हुए मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने पेपर पे करा क्या है। व्हाट डज आई स्टैंड इन द नॉवल, इन द स्टोरी। अब स्टोरी का नाम कहीं दिया नहीं। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज दिस, प्ले का नाम कहीं दिया नहीं। ऐसे ही वो जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है उसमें कहीं से कहीं तक भी जो है वो ये नहीं दे रखा कि किस रेफरेंस में ये चीज़ पूछी जा रही है। तो चलिए, खैर मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी, पहला मैं TGT वाले ले रही हूँ और TGT का पहला TGT वाले ले रही हूँ। तो क्वेश्चंस पहले TGT वाले से समझाऊंगी और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों को समझाना क्या है, मुझे केवल इसके बारे में बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज इवान्स ऑब्जेक्टिव इन विजिटिंग स्टीफेंस हाउस। तो ये मैं आप लोगों को बताऊं, ये 10th क्लास की जो 10th क्लास में ये दिया हुआ है। इसका जो प्ले है, ये द प्ले का जो नाम है दैट इज़ द प्रपोजल। द प्रपोजल के बारे में ये पूछा गया। कहीं से कहीं तक कुछ नहीं दिया हुआ कि स्टीफन कौन है, क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा। और द प्रपोजल है, ये एंटोन चेकोव का प्ले है और इसमें 1 एक्ट प्ले है। ये एक कॉमेडी है, 1 एक्ट प्ले है ये एंटोन चेकोव का। और इसमें जो है द प्रपोजल में इसमें कैरेक्टर्स हैं नतालिया और स्टीफेंस, इवान। ये एक रशियन प्ले है। तो ये एक मैरिज प्रपोजल के बारे में है। तो व्हाट वाज इवान्स ऑब्जेक्टिव इन विजिटिंग स्टीफेंस हाउस, तो दैट इज टू मैरी स्टीफेंस डॉटर। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टीफन सस्पेक्टेड। लेकिन जब स्टीफन, उससे ये एक ह्यूमरस सा प्ले है, जब स्टीफन जो है के घर में इवान उस मिलने के लिए आता है, उसने अपना इवनिंग ड्रेस जो है वो पहना हुआ है। तो ये सोचता है कहीं ये मुझसे पैसे मांगने के लिए तो नहीं आ गया। तो कहता है मैं कुछ देने वाला नहीं हूँ इसको। तो इसको लगता है कि स्टीफन सस्पेक्टेड दैट इवान हैज़ कम टू हिज हाउस टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। तो इसका आंसर है टू बोरो मनी फ्रॉम हिम। Now the next question is the second time Ivan and Natalia। नतालिया जो है वो स्टीफन की बेटी है और पहले दोनों वो आया है और वो स्टीफन से कहता है मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। स्टीफन बहुत खुश होता है। इवान को एक प्रॉब्लम है, उसको बहुत तेज पैल्पिटेशंस जो हैं वो होते हैं। जब वो नतालिया से मिलता है तो नतालिया को बजाय इसके कि वो उसको प्रपोजल दे, वो बोलना पहली बार वो आर्ग्यूमेंट करता है। उसे कहता है कि जो ऑक्सन मेडोज़ हैं वो हमारे हैं। वो लड़ती है, कहते हैं ऑक्सन मेडोज़ हमारे हैं। अब दोनों में इस बात पे बहुत लड़ाई जाती है। इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल देती है। दोनों के दोनों बाप बेटी तो गुस्से में बाहर निकाल देते हैं। फिर वो कहता है बताओ ये जो है तुम मुझसे शादी करने के लिए आया था। तो वो उससे पूछती, कहती है क्या शादी करने आया था, तो वो बुलाओ उसको वापस। जब वो बुला के लाता है तो कहती है कि हाँ हाँ ऑक्सन मेडोज़ आप ही के हैं। फिर वो लोग कुत्तों के ऊपर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं कि तो तेरा कुत्ता ज़्यादा बेटर है या मेरा वाला कुत्ता ज़्यादा बेटर है। इस पे दोनों डिस्कशन करना है। तो आर्ग्यू जो करते हैं, अब डॉग्स पर जो है आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाते हैं। तो सेकेंड टाइम एंड इवान एंड नतालिया आर्ग्यूड ओवर द सुपीरियर क्वालिटीज़ ऑफ देयर डॉग्स, अपने डॉग्स की क्वालिटीज़ के बारे में। Natalia tells Ivan there is some demon of contradiction in you. What does she मीन? नतालिया कहती है कि तुम्हारे अंदर एक डीमन है कॉन्ट्राडिक्शन का। तो व्हाट डज शी मीन, कि तुमको इसका मतलब ये है कि दैट इवान इज इन द हैबिट ऑफ अपोजिंग वट एवर शी सेज। तो ये इसका आंसर यहाँ तक है। अब उसके बाद ये जो प्ले, आप देखो कहीं भी प्ले का नाम नहीं दे रखा, प्रपोजल कहीं दिया हुआ ही नहीं है। अपने आप समझ लो क्या है प्ले का नाम। द प्ले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, मतलब कौन सा प्ले, क्या प्ले, कुछ नहीं।
द प्ले कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ कॉमेडी, इट्स अ कॉमेडी, वन एक्ट कॉमेडी है। और ये जो है लेटर टू गॉड है, ये भी 10th क्लास का है, पहला चैप्टर है लेटर टू गॉड। उसको जो है कहा गया है इन द एक्सप्रेशन क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल व्हाट डज क्रेस्ट मीन। क्रेस्ट की इसमें लेंचो की कहानी दिखाई है, एक हेल स्टॉर्म आता है जिस वजह से उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। तो ये जो है लेंचो का उसमें दिया हुआ है। और तो ये जो है क्रेस्ट ऑफ अ हिल जो है दैट इज टॉप ऑफ द हिल। टॉप ऑफ द हिल है क्रेस्ट का मतलब। इसमें जो ये जो चैप्टर है इसमें दिखाया है लेंचो जो है वो बारिश की उम्मीद कर रहा है, अचानक से एक हेल स्टॉर्म की वजह से उसकी सारी फसल ख़राब हो जाती है। वो लेटर गॉड को लिखता है और उसमें वो 100 पेसोस जो है वो मंगवाता है, लेकिन जो पोस्ट मास्टर वगैरह सब उसके भगवान में उसका फेथ ना टूटे तो वो उसको लिखकर उसको पैसे देते हैं। तो वो अगर जब वो पैसे कम हो पहुँचते हैं तो वो ये लिख के भेजता है, भगवान आपने तो पूरे ही भेजे होंगे, मगर ये ना ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ये लोग ठीक नहीं है, ये लोग डिसऑनेस्ट हैं, इन्होंने पैसे बीच में रख लिए होंगे, तो अगली बार ना सीधा मेरे को पैसे भेजना, यहाँ मत भेजना। इट्स सॉर्ट ऑफ आयरॉनिकल सिचुएशन। तो व्हाट डिड लेंचो नीड 100 पेसोस फॉर, उसको 100 पेसो चाहिए टू सो हिज फील्ड अगेन। ठीक है, तो इसको चाहिए टू सो हिज, क्योंकि उसकी जो फील्ड है वो हेल स्टॉर्म से ख़राब हो गई है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर ट्राइड टू हेल्प लेंचो बट लेंचो थॉट ही वॉज अ क्रुक, द सिचुएशन कैन बी टर्म्ड एज आयरॉनिकल। क्योंकि चाहते थे क्या और हो गया क्या, तो ये सिचुएशन कैसी है, दैट्स आयरॉनिकल। द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो इन गॉड्स नेम बिकॉज, क्यों जो है पोस्ट मास्टर ने रिप्लाई भेजा था कि ही डिड नॉट वॉन्ट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, भगवान में उसके विश्वास को वो डिगने नहीं देना चाहते थे। एज अ पर्सन लेंचो कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ग्रीडी, सेल्फिश, नेव, स्टूपिड। तो अगर एज अ पर्सन देखें तो एक व्यक्ति वो ऐसा है कि जो नेव है, पर्सन हु इज टू इनोसेंट, कि ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट है, और जो बहुत ज़्यादा जो है जिसको प्रैक्टिकल समझ जो है वो नहीं है, तो ये एक उसको दिखाया है नेव। अब ये जो है ये जो चैप्टर है ये भी 10th क्लास का ही है, भोली जो चैप्टर है, और इसमें है सुलेखा उसका नाम है, एक बच्ची है जिसको बहुत प्यारी सी बच्ची थी, मगर जब उसके कॉट से गिर जाने की वजह से उसको चोट लग गई सिर में, और जिस वजह से उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हुआ, और फिर उसके बाद भोली जो है उसके मुंह पे चेचक के दाग हो गए, और भोली को बहुत वो स्टैमर भी करने लगी कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से, और उसके को अपनी बहनों की उतरन मिलती है, और बहुत जो है वो मतलब घर में एक सबसे अनवांटेड जो है वो व्यक्ति कौन है, दैट्स भोली। और जब उसको उसके फादर स्कूल लेकर जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है जैसे कहीं उसको जैसे अभी कुछ दिन पहले गाय को लेकर गए थे तो उसे बेच दिया था, कहीं उसे भी बेचने के लिए ना ले जा रहे हों। जब वो स्कूल जाती है तो उससे पहले कभी घर से बाहर निकली नहीं, लेकिन अपने टीचर से बात करके जब उसकी टीचर से समझती है तो वो एक होपफुल होती है कि शायद मेरी ज़िंदगी में भी कुछ चेंजेस आएंगे। जब भोली बड़ी होती है तो शी इज़ नीदर ब्यूटीफुल और नॉर शी इज़ नीदर ब्यूटीफुल नॉर प्रॉस्परस। तो उसके फादर जो हैं वो उसकी शादी एक बहुत बड़ी उम्र के व्यक्ति से करना चाहते हैं, और जब तक वो व्यक्ति खुद लंगड़ा है और उसके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत बड़ी उम्र का भी है, लेकिन उसने अभी तक भोली का चेहरा नहीं देखा। जब वो फेरों के समय या वरमाला के समय जब भोली का जो घूंघट है वो हट जाता है और वो उसके चेहरे पर चेचक के दाग देखता है, तो वो उसके फादर से जो है वो पैसे मांगता है बहुत सारे, तो इस पे की शादी करने के एवज में।
अब भोली यहाँ पर अपना स्टैंड लेती है और वो बारात लौटा देती है और अपने कहते कौन करेगा तुमसे शादी, करे कोई ना करे, मैं अपने माता पिता की सेवा जो है वो करूँगी। और उसका जो रियल नेम है वो सुलेखा है। तो ये बिल्कुल ही 10th लेवल तक के बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चंस है। हाउ हैड भोली बिकम अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट एंड डैमेज्ड हर ब्रेन। अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तब तो आप जो है ना बिल्कुल बहुत ही बढ़िया जो है उसमें बहुत बढ़िया जो है वो काम कर लोगे। Why was Bholi reluctant to go to school on the first day? Because she had heard, because she feared that it was a way to turn her out of the house and sold. क्योंकि उससे पहले उनकी गाय को बेचा गया था, तो ऐसा भोली को लग रहा था। After meeting her teacher, भोली felt होपफुल। भोली को पहली बार जो है वो होपफुल महसूस हुआ कि किसी ने उससे अच्छे से बात करी। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू टाई नॉट विद विशंबर, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो जो है काफ़ी बड़ी उम्र का इंसान था। बिकॉज ही वॉज अ लेम ओल्ड मैन, बिकॉज ही वॉज अ मीन एंड ग्रीडी पर्सन। वो भोली से शादी करने के एवज में बहुत सारे रुपए जो है वो मांगता है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु टर्नड आउट टू बी अ मेंटोर इन भोलीज लाइफ। भोली की लाइफ में जो मेंटोर है वो बनती है उसकी स्कूल की टीचर, तो दैट इज स्कूल टीचर। इन द स्टोरी द फर्स्ट पर्सन आई स्टैंड्स फॉर। अब देखिए इन्होंने कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करा कि आई बात किसकी की जा रही है। तो आई जो है वो इसमें ये द थीफ स्टोरी है, अनिल की और हरी सिंह की स्टोरी। तो इसमें जो आई है अनिल द यंग थीफ द राइटर अ नेबर, इसमें ये जो यंग थीफ है जिसको हरी सिंह है उसका बारे में ये कहा गया द थीफ स्टोरी। बाय प्रोफेशन अनिल कौन था? अ सक्सेसफुल लॉयर, अ स्ट्रगलिंग राइटर, एन अनएम्प्लॉयड पर्सन, अ रेसलर। वो स्ट्रगलिंग राइटर था, रेसलिंग देखने का उसे शौक था। हाउ डिड अनिल रिस्पॉन्ड टू द यंग थीव्स कुकिंग ऑन द फर्स्ट डे, कि उसने हरी सिंह ने अनिल से ये कहा था कि मैं खाना अच्छा बना लेता हूँ तो मुझे अपना नौकर रख लो, क्योंकि उसको वो नेव सा लगा था अनिल। अब ही क्योंकि उसने उसको जब पहले दिन उसने खाना बनाया तो उसने उसके खाने को कुत्ते को खिला दिया, क्योंकि वो बहुत कुछ कहा बिल्कुल भी नहीं, तो ही गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग। वाई डिड द यंग थीफ, अब इसमें जो था थीफ स्टोरी में था कि वो हरी सिंह उसके पैसे चुरा लेता है जब एक बार उसको ऑफ़र मिलता है, और वो भाग भी जाता है वहाँ से और बारिश होने लगती है। लेकिन तब उसका कॉन्शियस उसे स्टिंग करता है कि जिस आदमी ने उस पर इतना विश्वास करा और उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा है और वो उसके पैसे चुरा के भाग आया, तो वो लौट कर जो है उसके घर वापस आ जाता है और वो नोटिस कर लेता है अनिल की ये नोट गीले हैं बारिश की वजह से, मगर वो उसे कुछ नहीं कहता। तो ये है हाउ डिड द यंग थीफ, व्हाई डिड द यंग थीफ गो बैक टू अनिल, बिकॉज ही वॉज स्ट्रक बाय पैंग्स ऑफ कॉन्शियस। He was struck by pangs of conscience. What impression do you form of Anil's character? He is अनिल कैसा है? वो जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ट्रस्ट, बहुत जल्दी विश्वास कर लेने वाला है, तो ही इज़ ट्रस्ट। अब ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर 9th क्लास का है। अ पर्सन हु इज़ गुड एट स्टोरी टेलिंग इज़ कॉल्ड, जो एक बहुत अच्छा कहानी कहने वाला, दैट्स रीकंटियर। रीकंटियर होता है, हाँ रीकंटियर उसे कहते हैं। ईश्वरन हैड पिक्ड अप द फ्लेयर फॉर स्टोरी टेलिंग, इसमें दिखाया है कि ईश्वरन जो है वो एक स्टोरी टेलर है, और वो जो है ईश्वरन एक स्टोरी टेलर है और वो अपने मालिक को बहुत अच्छी कहानियाँ जो है वो सुनाता है, और उसने कहानियाँ कहाँ से सीखी हैं, ये वो तमिल थ्रिलर्स जो है वो पढ़ता है, और उसकी के अंदर एक कला है कि वो कहीं से भी बहुत अच्छी सी सब्जियां ढूंढ लाता है, खाना बहुत अच्छा बनाता है। और एक दिन वो उसको एक घोस्ट की कहानी जो है वो सुनाता है कि उसने एक भूतनी जो है वो देखी जो हाथ में बच्चा लेकर जो है वो हाउल करती है, तो कहता है अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो एक दिन उसके मास्टर को वो अपने कमरे में दिखाई देती है, तो उससे कहता है कि कल तो आपने भी उसको देखा। तो उसके बाद ही वो सोचते हैं कि यहाँ से हमें घर जो है वो खाली करना है। तो ये चैप्टर है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, 9th क्लास का है ये। ईश्वरन हैड पिक्ड अप द फ्लेयर फॉर स्टोरी टेलिंग फ्रॉम पॉपुलर तमिल नॉवेल्स।
महेंद्र, ये उसके मास्टर का नाम है। महेंद्र वुड लिसन टू ईश्वरन्स नैरेटिव्स विद एंथुसियाज्म, वो बहुत खुश होकर जो है कहानियां सुना करता था। हाउ डिड ईश्वरन कंट्रोल द वायलेंट टस्कर, इसमें कहानी में बीच में उसने बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ता था तो एक बार एक हाथी आ गया था, पागल हाथी, और उसने सभी लोग हेल्टर स्केल्टर बहुत पैनिक में इधर उधर भाग रहे थे। वो आया, एक डंडी ली और उसने जो हाथी था उसकी छोटी उंगली पर उस डंडी से मारा और हाथी पछाड़ मार के जो है वो बेहोश हो गया। तो ये जो है कहानी ईश्वरन ने सुनाई थी महेंद्र को। तो ही हिट द एलिफेंट स्टोन नेल विद अ स्टिक। People ran helter and skelter in panic. What does helter skelter mean? Helter skelter का मतलब होता है कि to run around in confusion, कि इधर उधर भागना confusion में, to जो है in run around in confusion। अब हाथी आ गया है तो कहाँ को भागें, तो इसीलिए जो है उसको कहा जाएगा कि to run around in confusion। Now the next one is, ये रेन वाला जो पोएम है उसके क्वेश्चंस हैं। इन्होंने बहुत ही सिंपल जो है वो लिए हैं। रेन ऑन द रूफ जो है ये उसका है, ये भी 9th क्लास का ही है और ये मैंने पोएम पढ़ाई भी है, रेन ऑन द रूफ वाली। व्हाट इज पैटर ऑफ द रेन? टप 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 पानी की बूंदों की गिरने की आवाज़। साउंड्स ऑफ रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ। व्हाट डज अ पोएट एक्सपेक्ट यू टू डू व्हेन इट रेन्स, कि जब बारिश होती है तो कहता है कि बस अपने बिस्तर पे लेटो और चुपचाप बारिश की आवाज़ जो है वो सुनो। टू लाई डाउन एंड लिसन टू द फॉलिंग रेन। कहीं कुछ मेंशन नहीं कर रखा कि कौन सी पोएम है, क्या है, बस उठा के क्वेश्चन दे दिए। हु कम्स इन टू द मेमोरी ऑफ द पोएट, जब पोएट जो है वो रेन ऑन द रूफ मैंने पोएम पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि ही ऑफन जो है रेमिनिसेंस अबाउट हिज मदर, अपनी माँ के बारे में वो सोचता है। अब ये था माई चाइल्डहुड, ये भी 9th क्लास का ही है। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, तो ये माई चाइल्डहुड है। तो दैट इज़ बाय कलेक्टिंग एंड सेलिंग टेमरिंड सीड्स, जिससे जो है उन्होंने बताया था कि उन्होंने पहली जो है अपनी इनकम टेमरिंड सीड्स बेचकर करी थी। उनके पेरेंट्स जो हैं वो रामेश्वरम में बहुत ही ऑस्टर लाइफ रहते थे, यानी कि बहुत साधारण लाइफ जीते थे। तो उन्होंने अपने परिवार की रामेश्वरम में जो ये विंग्स ऑफ फायर का पार्ट है जिसमें उन्होंने अपने अब्दुल कलाम ने अपने बचपन की कुछ यादें जो हैं वो शेयर करी हैं। तो लीडिंग एन ऑस्टर लाइफ मीन्स टू लीड एन सिंपल लाइफ, to lead a simple life. According to Abdul Kalam, the small society of Rameshwaram was dash in its social outlook। इसमें उन्होंने बताया कि रामेश्वरम की जो सोसाइटी थी वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल थी। हालांकि उनके दोस्त जो थे वो सभी जो कम्युनिटीज़ थे उनके थे, और एक टीचर था जिसने जो है वो सेग्रीगेट करने की कोशिश की थी कास्ट के बेसिस पर, क्योंकि वो मुस्लिम थे और उनका दोस्त जो है वो ब्राह्मण था। लेकिन फिर उसके बाद जो है उसको टीचर को ही उसके फादर ने, ब्राह्मण के जो दोस्त था उसके फादर ने काफ़ी जो है उसको ह्यूमिलिएट करा था, जिसके बाद ये सेग्रीगेशन जो है वो नहीं हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम, द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज लिबरल in social outlook. When Abdul Kalam expressed his desire to leave Rameshwaram for higher studies, how did his father react? उनकी जो मदर थी she was a bit reluctant, लेकिन उनके फादर ने ये समझाया कि तुम जो है अगर बेटा बाहर जाएगा पढ़ेगा तो ही उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो और निकल कर आएंगी। तो उनके फादर ने रेडिली उनसे कहा था कि तुम बाहर जाकर पढ़ो, तो ही रेडिली गेव हिम परमिशन। विंग्स ऑफ फायर इज़ द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स ऑटोबायोग्राफी। तो ये जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। विंग्स ऑफ फायर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्वेश्चंस तो बहुत ही, मतलब मैं कहूँगी कि अब आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ऑन द वे, ये मुल्कराज आनंद का जो वर्क है द लॉस्ट चाइल्ड, उसकी जो है इन्होंने दिया है। और आप ये देखिए कोई चैप्टर के नाम नहीं, कुछ नहीं। हम तो पढ़ा रहे हैं, पढ़ते हैं तो हमको पता है, जो एक ही बार पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये जो है ये है क्या। तो कम से कम चैप्टर का नाम तो दे देना चाहिए था। दे हैवंट मेंशन्ड द नेम ऑफ चैप्टर एनीवेयर,
कि ऑन द वे टू द फेयर वाई डज द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, ये लॉस्ट चाइल्ड है, ही कैन नॉट कीप पेस विद हिज पेरेंट्स, ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ही इज़ अट्रैक्टेड। बच्चा जो होता है जब मेले में जाता है तो विभिन्न चीज़ों को देखकर उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, तो ही इज़ अट्रैक्टेड बाय थिंग्स डिस्प्लेड बाय शॉपकीपर्स। वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स, कि वो कोई सामान लेना चाहता है मगर बर्फ़ी उसे बहुत पसंद होती है मगर वो वैसे ही आगे बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है उसके पेरेंट्स दिलवाएंगे नहीं। ही नोज हिज पेरेंट्स वोंट बाय हिम एनीथिंग। ये तो लेवल ही बिल्कुल 9th और 10th का ही है, ये लेवल है ही नहीं ग्रेजुएशन का। विच वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब द एटीट्यूड ऑफ हिज फादर, जो फादर का एटीट्यूड है वो कैसा है? दैट स्ट्रिक्टनेस। Why does he refuse to accept things he initially craved for? जब बच्चा मेले में खो जाता है और उसके बाद अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है तो एक भला आदमी उसको कई चीज़ों को ऑफ़र करता है मगर उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको कहता है मुझे मेरे माँ पापा जो हैं वो चाहिए। तो ये जो है कि he feels anxious on being separated from his parents. Which of the following words best describe his response on being separated from his parents? Panic, joy, sadness, apprehension. बच्चा जो है वो कैसा हो जाता है? बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है। तो वो कैसा हो जाता है? पैनिक। ये जो है क्लास 8th का है। बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ये एक बिपिन चौधरी जो है एक व्यक्ति हैं और वो उनकी हैबिट है कि वो लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ पर उनको एक व्यक्ति आके कहता है कि तुम जो है चेन्नई गए थे और चेन्नई में जो है तुमने चेन्नई में मैं तुमसे मिला था, तो वो से कहते हैं उनको याद ही नहीं आता कि वो चेन्नई गए थे, और कहते हैं अगर तुम्हें याद ना हो तो तुम जो है दिनेश से भी इसको चीज़ को जो है कंफर्म कर लो। वो अपने उस दोस्त से भी कंफर्म करते हैं, उन्हें क्या लगता है मुझे लैप्स ऑफ मेमोरी हो रहा है। बाद में पता चलता है कि ये एक प्रैक्टिकल जोक था जो उनके दोस्त चुन्नी लाल के द्वारा उन पे किया गया था, क्योंकि एक बार चुन्नी लाल को नौकरी की ज़रूरत थी, उन्होंने उससे कहा था मगर वो बिपिन दास उसको नौकरी नहीं दिलवा पाए थे तो उसे अवॉइड कर रहे थे, तो उसने इस तरीके से उनको बदला लिया था कि उनको यह एहसास दिलाकर कि वो जो है अपना मेमोरी लैप्स जो है उन्हें हो रहा है। तो इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। तो ये है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी हैज़ बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी। When the stranger first told him about his visit to Ranchi, मैं चेन्नई बोल गई, दैट्स रांची, बिपिन बाबू was unconcerned about it। तो वो जो है अनकंसर्न थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि स्ट्रेंजर जो है वो झूठ बोल रहा है, ये हो ही नहीं सकता। नहीं, अनकंसर्न्ड या डिसमिसिव कहूँगी कि वो डिसमिसिव, कि जिसके कि कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब पहली बार स्ट्रेंजर ने आके कहा कि तुम रांची गए थे तो विपिन बाबू जो है उसको ये सोच रहे थे कि डिसमिसिव अबाउट इट, कि उन्हें लगा था ऐसे ही बोल रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं। उसके बाद वाई वॉज विपिन बाबू ऑब्सेस्ड अबाउट हिज सपोज्ड विजिट टू रांची? ही हैड अ सीक्रेट टू हाइड, ही थॉट ही वॉज बीइंग फूल्ड, he did not want to remember his past, he thought he was going mad। उनको लगता है जब दो लोग बोल देते हैं तो उन्हें लगता है कि यार मेरा लगता है मैं पागल हो रहा हूँ, मेमोरी लॉस हो रहा है, तो he thought he was going mad। someone had played a prank on विपिन बाबू who, तो ये जो ये प्रैंक जो किया था ये उनके दोस्त ने करा था जिसका नाम था चुन्नी बाबू। ये 8वीं के लेवल के क्वेश्चंस हैं, इससे ऊपर के नहीं है। आप 8th क्लास के किसी भी बच्चे से पूछिए जो ये पढ़ रहा है, वो इसके आंसर्स फटाफट दे देगा। हु इज अ स्ल्यूथ? अ स्ल्यूथ इज अ डिटेक्टिव। अब ये कहाँ से पूछा गया मुझे नहीं पता कि ये किस चैप्टर से संबंधित है। व्हाट इज़ अ क्रिकेट? ये एंट एंड द क्रिकेट जो है वो एक पोएम है, उसमें से लिया गया है। तो एंट की क्रिकेट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, यानी कि जो जिसे कहते हैं क्या होता है वो जो क्रिकेट, झिंगुर को जो है वो बोला जाता है। What was the cricket's problem? एंट एंड द क्रिकेट ये एक जो है पोएम है।
ही हैड नो वाटर टू ड्रिंक, कि इसमें दिखाया है कि एंट जो है वो पूरे मेहनत करती है, जब सर्दियाँ आ जाती है तो अपना बैठ के आराम से खाती है, और क्रिकेट जो है वो केवल गाना बजाना करता रहता है, और उसके बाद फिर उसके बाद खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। तो ये जो है फिर बाद में कि जो एंट है वो से वो मांगता है कि मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। तो वो कहती है कि हम एंट्स के अंदर एक ये खूबी होती है कि नीदर अ बी अ बोरोअर नॉर अ लेंडर बी, ना तो हम किसी को उधार देते हैं ना किसी से उधार लेते हैं। तो कह रहे हैं कि तुमने पूरा सर्दियों में, पूरी गर्मियों में और स्प्रिंग में क्या करा? कह रहा है आई डांस्ड इट अवे। तो कहता है तो कि वो एंट कहती है जब ये काम करा है तो सर्दियों को भी डांस इट अवे, ऐसे ही नाच गा के जो है सर्दियां भी काट लो। और वो उसे बिना कुछ दिए अपने वहां से बाहर निकाल देती है। तो ये है व्हाट वाज द क्रिकेट्स प्रॉब्लम, ही हैड नो फूड टू ईट ड्यूरिंग विंटर सीजन, हाउ डिड द एंट ट्रीट हिम, विद स्कॉन, विद काइंडनेस, विद इंडिफरेंस, विद वार्मथ। कि एंट उसे कैसे ट्रीट करती है? तो एंट जो है वो विद इनडिफरेंस, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो उसको कुछ भी जो है अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। अब ये देखिए अब ये वाला जो है ये आई थिंक 6th या 7th क्लास का है। हाउ डिड द एनी कैमल गेट हिज हम्प, हाउ डिड द कैमल गेट हिज हम्प, ये रुडयार्ड किपलिंग की एक स्टोरी है, जिसमें जब क्रिएशन का काम शुरू हुआ था तो उसमें दिखाते हैं कि 3 एनिमल्स थे, एक डॉग और ऑक्स जो है, और डॉग था, ऑक्स था, एक और तो मैं भूल रही हूँ। और वो जब भी किसी काम को कैमल से करने के लिए कहते थे तो कहता था, वो एक ही वर्ड यूज़ किया करता था, हम्फ। तो ये वो जो है वो लोग जो है उसका हिस्से का काम भी उनको करना पड़ता था, क्योंकि उनका मास्टर जो है वो इंसान था, तो उनके हिस्से का काम भी जो है कैमल के हिस्से का काम भी उसे करना पड़ता था। एक दिन जो डेजर्ट का स्पिरिट थी जिन्न, उसने जो है कैमल को देखा कि वो बहुत ही लेजी एनिमल है, वो कुछ काम ही नहीं करता है। तो उसने जो है उसको कहा कि उस एज अ पनिशमेंट उसको एक हम्प जो है वो दिया, और उसने कहा कि अब ये जो 3 दिन का खाना है वो इसमें स्टोर होगा, अब तुम्हें काम जो है वो करना पड़ेगा। तो दैट हम्प was given as a punishment to the camel. How did the camel get his hump? तो ये रुडयार्ड किपलिंग की स्टोरी है। How why were the 3 animals angry with the camel? Because he didn't work. क्योंकि कैमल बहुत ही आलसी था और वो कोई काम जो है वो नहीं करता था। नाउ द जिन इज, जिन का थी एक स्पिरिट, और वो जिन ने जब कैमल से बात करी तो कैमल को भी उसने ठीक से जवाब नहीं दिया था। द जिन गेव द कैमल ए हम्प एज अ पनिशमेंट। वट इज द मैसेज द स्टोरी? अब कहीं नहीं लिख रखा कौन सी स्टोरी की बात की गई है, लेकिन ये हाउ डिड द कैमल गेट हिज हम्प है उसकी है। वट इज द मैसेज द स्टोरी गिव्स अस? दैट वी शुड डू आवर वर्क सिंसियरली। एंड वॉट काइंड ऑफ नैरेटिव इज इट? इट इज़ अ फेबल। ये एक फेबल है कि क्योंकि ये एनिमल्स पे आधारित एक मॉरल कहानी है। अब ये जो क्वेश्चंस हैं 52, 53, ये मुझे क्वेश्चंस ही नहीं समझ में आए। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कौन से चैप्टर के हैं, तो इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस का मैं आप लोगों को सोल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, और इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस को छोड़ रही हूँ। और यहाँ पर मतलब कौन से ये जो क्वेश्चंस हैं ये कौन से चैप्टर के, एक्चुअली चैप्टर का नाम ना कहीं देने की वजह से मुझे ये, क्योंकि मैंने 6th-7th वाले वो नहीं पढ़े हैं, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा ये कौन से उसके थे। अगर 9th-10th के होते तो मैंने वो सारा वो पढ़ रखा है तो मुझे पता है, मगर ये 6th-7th-8th में से किसके, शायद ये 6 के होंगे, तो मुझे ये वाले का नहीं पता कि, मतलब मैंने पढ़ा नहीं, मैं सच कह रही हूँ कि मैंने इनको पढ़ा नहीं कि ये कहाँ के हैं, ना मुझे इनका ये समझ में आया कि ये कौन सी स्टोरी के हैं, तो इनको मैंने जो है छोड़ दिया। ये अब मतलब कम से कम बंदों को ये तो दे देना चाहिए था कि भाई हम क्वेश्चन दे कौन से रहे हैं, और लेकिन क्या कर सकते हैं, ऐसी ऊट पटांग से क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, अब ये तो थे टीजीटी के कुछ क्वेश्चंस, इसमें मैंने छोड़े हैं, और बाकी मैं अब आप लोगों को पीजीटी वाले करवा देती हूँ। ये सारे हैं मेरे पास और इनका लेवल जो है वो बहुत अच्छा है इन क्वेश्चंस का। तो मैं अब आपको ये वाला 41,
मैं आपको यहाँ से करा रही हूँ, ये पीजीटी के हैं तो इनको मैं समझाती चल रही हूँ। पीजीटी के अगर आप क्वेश्चंस लेते हैं तो पीजीटी के क्वेश्चंस में इन्होंने कहीं से कहीं तक भी टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पीछे, इन्होंने राइटर्स से, कई बार जो राइटर्स भी नहीं है, इन्होंने बहुत ही इंडियन राइटर्स के जो है वो क्वेश्चंस ले लिए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन इसमें 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एपिग्रामेटिक। पहली बात, एपिग्राम का मतलब होता है शॉर्ट पिदी सेइंग्स, जो एक ट्रुथ जो है जिनमें छिपा रहता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है जिन्हें 4 पुलिट्जर प्राइजेस मिले थे, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो पोएम है फायर एंड आइस, ये एक एपिग्रामेटिक पोएम है। इसमें उन्होंने पैरेललिज्म भी यूज करा है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस। फायर और आइस जो है वो इसमें सिंबल है किसका? फायर और आइस इसमें सिंबल है, फायर सिंबल है डिजायर का और आइस जो है वो सिंबल है हेट्रेड का। वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों के मन में यही सवाल आने लगा था कि हाउ द वर्ल्ड विल पैरिश। तो ये फायर एंड आइस इज एन एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ एपिग्रामेटिक पोएम। What is the nationality of the fisherman in Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea? Old Man and the Sea जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। ओल्ड मैन एंड द सी जो है उसमें एक इवन इनके कोड हीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल कर आया था। अ कोड हीरो इज दैट हु डाइज फॉर हिज बिलीफ। तो कोड हीरो जो है सेंटियागो जो है कोड हीरो के रूप में दिखाया गया है और ये जो है दैट्स क्यूबन। अब आप देख रहे होंगे मेरा जो बताने का तरीका है वो इसमें चेंज हो गया बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस एंड दोज वर दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 6th 7th 8th 9th एंड 10th। तो मैं उसमें अगर आप ये मान के चलिए अगर ये लेवल पीजीटी में उन्होंने दिया है तो दे कैन पुट दिस लेवल एज वेल इन टीजीटी एग्जाम में दे सकते हैं। थोड़े बहुत हल्के थोड़े बहुत भारी इस तरीके का वो चल सकता है। Now the next question is in Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea, Santiago's hut is made of। सेंटियागो की जो हट थी वो पाम की बनी हुई थी। बहुत लंबे समय तक सेंटियागो फिश नहीं पकड़ पाया था जिसकी वजह से जिंक्स्ड माना जाने लगा था और फाइनली जब वो एक मछली पकड़ता है मार्लिन, तो मछली तो साबुत नहीं बचती है मगर लोग ये बात पे यकीन करते हैं कि ही इज़ अ ग्रेट फिशरमैन। Which of the following is Walt Whitman's elegy on Abraham Lincoln? Walt Whitman जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे उनका जो उन्होंने एलिजी लिखी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसके अलावा एक और एलिजी जो उन्होंने अब्राहम लिंकन पर लिखी है, दैट इज व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। तो दैट इज व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड। When was the first edition of Whitman's Leaves of Grass? Leaves of Grass जिसे जो है बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, 1855 में इसका पहला एडिशन जो है वो आया था। दैट इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज 1855। ये बिल्कुल जो है ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं। Now the next one is, with which of these American farms was Nathaniel Hawthorne associated? Nathaniel जो है एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था द ब्रुक फॉर्म और ब्रुक फॉर्म से वो एसोसिएटेड थे हॉथॉर्न जो हैं। और ब्रुक फॉर्म जो है ये एक यूटोपियन आइडिया था कि जिसमें लोग जब सब मिलकर लेबर को शेयर करेंगे तो उनको ज़्यादा पढ़ने लिखने का समय मिलेगा, बट इट कुड नॉट टेक प्लेस, ये हो नहीं पाया। Which of the following stories by Hawthorne is claimed to have its source in ancient India? That is Rappaccini's daughter। ये जो कहानी है Rappaccini's daughter, ये एक पैडुआ में जो यानी कि इटली में एक साइंटिस्ट है रेपेचिनी और उसकी बेटी है बीट्रिस, और वो पॉइजनस प्लांट्स जो है वो उगाता है और बचपन से उसकी बेटी को उसने टेंड करना सिखाया है उन प्लांट्स को। तो वो इतनी ज़्यादा यूज टू हो जाती है उन प्लांट्स की कि वो उसको उन प्लांट्स से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता।
वो उन प्लांट्स की बहुत यूज टू हो जाती है। तो और वो उससे क्या होती है, उसको वो पॉइजनस हो जाती है। अब ये जो पॉइजनस एक जब वो बड़ी होती है तो एक लड़का है जो उससे प्यार करता है, और वो उस चोरी छिपे उसके उसका जो मेंटोर है उसे मना करा है कि उसे पैशनी से कोई भी मतलब ना रखे, मगर वो उसे मिलने के लिए आता है लड़की से, बीट्रिस से, और वो उसको एक जेंटल टच भी देती है, तो वो उसके हाथ पर पर्पल कलर का जो वो है वो पड़ जाता है, तो एक निशान सा पड़ जाता है। तो वो अपनी जो है वो उसे कहती है कि तुम मेरा ये पॉइजनस वाला वो मत देखो, कि मुझे एक अंदर से मैं किस तरीके की हूँ उसे जो है देखो। अब वो जो उसके मेंटोर है उससे पूछता है, उसकी कंडीशन को टेंड करने की कोशिश, कंडीशन को ठीक करने की कोशिश करता है, तो कहता है ये एंटीडोट है, वो उसको दे देना। एंटीडोट लेते ही बीट्रिस जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कहता है फाइनली तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट था वो मैंने खत्म कर दिया, और जबकि वो जो लड़का है वो पॉइजनस हो जाता है। तो ये एंशियंट इंडिया से इसका इसलिए लेना देना है क्योंकि नाग कन्याओं की कहानियाँ एंशियंट इंडिया में चली आ रही हैं, जिसमें बच्चियां होती थी, उन्हें बचपन से जहर दिया जाता था, और वो जो है धीरे धीरे वो विष के प्रति जो है उनको पे कोई असर नहीं होता था। तो ये जो रेपैचनी स्टोरी है, डॉटर है, ये एंशियंट इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, विच बर्नॉट शॉ प्लेज प्रेजेंट्स अ टेल ऑफ कॉकनी फ्लावर गर्ल ट्रेन टू पास एज अ डचेस। ये पिग्मेलियन है। ये जो प्ले था पिग्मेलियन, जिसके लिए उनको इनाम भी मिला था, ऑस्कर भी जो है इस पे मूवी बनी थी। एक्चुअली ये एक ग्रीक लेजेंड पर आधारित है पिग्मेलियन, जिसमें वो अपने ही बनाए हुए स्कल्प्टर के प्रेम में पड़ जाता है। तो इसमें एक कॉकनी गर्ल है जिसे एक प्रोफेसर जो है वो ट्रेन कर कर डचेस की तक लेके जाता है। तो पिग्मेलियन है वो प्ले। Bernard Shaw described his first plays as unpleasant. Why? Because they force, क्योंकि उनके जो स्पेक्टेटर थे उसको दे फोर्स द स्पेक्टेटर टू फेस अनप्लेजेंट फैक्ट्स, क्योंकि वो अनप्लेजेंट फैक्ट्स जो हैं वो दिखाया करते थे। Which character is referred to riding on a smile and shoe shine in Arthur Miller's Death of a Salesman? ये विली एक सेल्समैन जिसने एक काल्पनिक दुनिया बना रखी है कि एवरीथिंग इज गुड, जबकि वो ना एक अच्छा फादर है, ना एक अच्छा हस्बैंड है, और ना ही एक अच्छा सेल्समैन है। Arthur Miller's Death of a Salesman is a play in 2 acts and a requiem. Requiem जो होता है वो डेथ सॉन्ग होता है, that is जो है mass and a requiem. What is the meaning of the word requiem? That is a mass for the dead, कि एक व्यक्ति के लिए जो है मास किया जाए। अनीता देसाई का क्लियर लाइट ऑफ द डे। अब ये कहीं पे ये जो वर्क्स हैं ये वर्क्स कहीं 11th-12th में नहीं दिए हुए, राइटर्स हैं, राइटर्स के वर्क्स में से पूछ लिया गया है। अनीता देसाई का जो क्लियर लाइट ऑफ द डे है उनको यूज करता है ओमनिसिएंट नरेशन, की जो नरेटर है वो सारे में प्रस्तुत है। विक्रम सेठ गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ का जो गोल्डन गेट है, इट इज ये बहुत ही ये एक जो है काफी लंबा नॉवल है। दैट्स अ नॉवल इन वर्स। ये नॉवल वर्स में लिखा हुआ नॉवल है। अब निसिम इस्किल की जो पोयम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उसमें ये बिल्कुल इंडियन इंग्लिश को यूज किया गया है। और ये देखिए, द फादर इन निसिम इस्किल्स द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज अ रेशनलिस्ट। Why does he try every powder mixture herb and hybrid? इसमें देखा है एक मदर है, उसको जो बिच्छू है वो काट लेता है। फादर रेशनल है मगर फिर भी वो हर चीज ट्राई करते हैं। क्यों? बिकॉज एवरी रेशनलिस्ट अर्थ, बिकॉज ही इज कंसर्न फॉर द ग्रोनिंग मदर, बिकॉज ही इज इन, क्योंकि वो अपनी पत्नी के प्रति कंसर्न्ड है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस फेस्ट केकी एंड दारूवाला द साहित्य अकेडमी अवार्ड? केकी एन दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था द कीपर ऑफ द डेड वर्क के लिए, द कीपर ऑफ द डेड के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरीज बाय रस्किन बॉन्ड्स इज अबाउट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? रस्किन बॉन्ड जो है एज अ राइटर उनका वर्क दिया हुआ है। इवन जब मैंने रस्किन बॉन्ड के बारे में बताया तो उसमें बताया है कि उन्हें फ्लाइट ऑफ पिजन्स के लिए मिला था। उसमें उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को दिखाया है। Who is the narrator of
द आर के नारायण लॉले रॉड। आर के नारायण जो कि एक भारत के वो नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने, एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं जिन्होंने मालगुडी क्रिएट किया था, और उनकी स्टोरी, उनका जो स्टोरीज थी, उनकी कहानी मालगुडी से शुरू होकर मालगुडी में ही खत्म होती थी। तो लॉले रोड का जो नरेटर है दैट इज द टॉकेटिव मैन। Which of the following novels by मुल्कराज आनंद deals with the travails of plantation? मुल्कराज आनंद जो कि जिन्होंने अनटचेबल लिखा है, टू लीव्स एंड अ बर्ड लिखा है, कुली लिखा है, जिसमें उन्होंने जो लोली एंड द लॉस्ट हैं उनकी प्लाइट को दिखाया है, उन मुल्कराज आनंद ने कुलियों की जो प्लाइट है वो किस में दिखाई है? टू लीव्स एंड अ बर्ड। टी प्लांटेशन इन आसाम में कुलियों की, जो वहाँ पे वो टी प्लांटेशन में काम करते हैं, उनकी दुर्दशा को दिखाया है। तो दैट इज टू लीव्स एंड अ बर्ड। बिफोर टर्निंग टू राइटिंग खुशवंत सिंह वर्क, खुशवंत सिंह का जो वर्क है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसमें से कुछ नहीं पूछा है, खुशवंत सिंह के बारे में पूछा। अगर आपने द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी मेरा वाला देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया था कि खुशवंत सिंह जो है, पोर्ट्रेट ऑफ खुशवंत सिंह लिखने से पहले क्या थे? ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। तो भाई देख लीजिए किस तरीके का लेवल जो है वो आ सकता है। विक्रम सेठ्स फ्रॉम हेवन लेक फेस्ट हिम विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स। तो विक्रम सेठ का जो वर्क है, थॉमस कुक ट्रेवल बुक अवार्ड जो है वो इसके लिए इनको मिला था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निसिम इस्किल की जो डेब्यू पोइट्री कलेक्शन है दैट वाज टाइम टू चेंज। In R.K. Narayan's Lole Road, erstwhile Lole was by extension is renamed as कि Lole Road को Lole by extension is renamed as that is गांधीनगर। रस्किन बॉन्ड स्पेंट हिज, रस्किन बॉन्ड जो बच्चों के राइटर हैं, और रस्किन बॉन्ड जिनकी उस पे जो है वो ब्लू अम्ब्रेला और मूवीज भी बनी है, सात खून माफ जो है प्रियंका चोपड़ा की मूवी भी बनी है, उनकी जो है, यस बिल्कुल सही है, जामनगर गुजरात में उन्होंने जो है अपना अर्ली डेज ऑफ चाइल्डहुड स्पेंड करें। ये पेब्लो नेरूडा की है, कीपिंग क्वाइट है उनकी पोयम, उनके बारे में पूछा है, पेब्लो नेरूडा के बारे में पूछा है, लेकिन उनकी पोयम के बारे में कुछ नहीं। तो वेयर वाज पेब्लो नेरूडा बॉर्न? ये जब मैंने राइटर के बारे में बताया तो ये चीज बताई भी थी, दैट वाज चिली में है, पैरल चिली। Which of these frictional locals was created by Gabriel Garcia Marquez? तो ये उनके द्वार है मैकोंडो। चिनुआ एचबे जिन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो है ये द सेंटर कैन नॉट होल्ड, ये मैथ्यू आर्नल्ड की पोएम से लिया गया है, ग्रैंड चार्ट्यूज की लाइन से लिया गया है। और जो ये मतलब उन्होंने थिंग्स फॉल अपार्ट, चिनुआ एचबे का जो नॉवल है उसमें ये एंड किस चीज से होता है? दैट एंड्स विद द कमिंग ऑफ द कॉलोनियल पावर, कमिंग ऑफ द कॉलोनियल पावर, ये इनका काफी फेमस जो है वो नॉवल है। नूरुद्दीन फरा इज अ Somalian writer, he is a Somalian writer. Which Roman poets final years are recreated in David Maloff's An Imaginary? ये बिल्कुल अच्छे खासे वाले लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो ये है कौन से रोमन पोएट का ओविड की लास्ट फाइनल ईयर्स को दिखाया गया है एन इमेजिनरी लाइफ में। Which of the following Australian poets was a campaigner for Aboriginal land rights? Judith Mary Gilmore और David Campbell, A.D. Hope? That is Judith Wright. Who is the narrator in Salman Rushdie's Midnight Children? सलमान रश्दी की Midnight Children एक उस पे कहानी है, पार्टीशन पर, विभाजन पर आधारित जो है वो कहानी है, और इसमें जो नरेटर है दैट इज सलीम। तो अब आप ये देखिए कि मोस्टली इंडियन राइटर्स में से जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और give me one minute. एक मिनट में इसमें एक चीज जो है वो
थोड़ा सा मैं गलत बोल गई, उसको मैं उसी को चीज़ देख रही थी, मुझे बोल के एहसास हो गया कि मैं गलत बोल गई हूँ। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो ग्रैंडे चार्ट्यूज की नहीं है, दैट इज WB ईट्स की सेकंड कमिंग की है। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेकंड कमिंग की लाइंस हैं। तो मैं कुछ सोच रही थी कुछ और, बोल गई कुछ और। जो चिनुआ एचबे का एक्चुअली इसका ये एक बार एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया था कि थिंग्स फॉल अपार्ट जो चिनुआ एचबे की नॉवल है, वो नॉवल का जो टाइटल है वो कहाँ से लिया गया है, तो WB ईट्स की जो पोएम है द सेकंड कमिंग, वहाँ से लिया गया, जिसमें उन्होंने क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के बारे में बताया है। ठीक है जी, तो ये था यहाँ तक, ये क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि TGT का लेवल वही है, 6ठी से 10वीं तक के क्वेश्चंस का ही लेवल वही है जो उनकी बुक्स में आप जो पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इवन जो मॉडल पेपर आते हैं उसमें भी है। तो अगर आप यही ऐसा ही लेवल आ जाता है तो बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया बात है, कोई भी कर लेगा। लेकिन अगर लेवल आप ये देखिए PGT वाला लेवल आ जाता है, तो आप ये देखिए कि PGT वाला लेवल आने पर तो फिर उन्होंने राइटर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, उनके किसी भी वर्क को उठाकर क्वेश्चन पूछ डाला है, और जो प्रिस्क्राइब्ड वर्क्स हैं उनमें से कोई भी क्वेश्चन, मतलब आप ये देखिए एक भी क्वेश्चन उनके किसी भी वर्क से पूछा ही नहीं। मतलब देखिए डिस्क टू द सागा कंटिन्यूज या द लेबरनम टॉप, कुछ भी नहीं पूछा, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा इनमें से, उनका जो मन करा उन्होंने वो क्वेश्चंस जो हैं पूछ लिए। इसमें ग्रामर ज़्यादा थी, लिटरेचर कम था इसमें। ठीक है, तो अब आप देखिए ऊँट किस करवट बैठता है कि क्या होगा, तो बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग।